ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन था अपना कल का होमवर्क। सबसे हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं आई? Anybody having any doubts in this question, any issues that they, you know, that acted as an obstacle and didn't let you complete your homework? सबने करा कि नहीं करा? मेरे को 2-3 बच्चों ने भेजा है, अभी तो मैंने सबका देखा नहीं। आई थिंक सौरभ ने भेजा है, कौस्तभ ने भेजा है और शायद मनीषा ने भेजा है। सर आंसर बता दो। आंसर हम बता तो सकता हूँ यार, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ऐसे। मैं कॉपी चेक कर लूंगा, उसके बाद बताऊंगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे की बातें करते हैं। बीत गई सो बात गई। टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट आप लोगों के लिए नया टर्म तो है नहीं, अब तो आप लोग कंफर्टेबल हो। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? आपके घर में किराएदार तो है लेकिन किराया नहीं दे रहा। यस, गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई अगर तुमने लीगल तौर पे जितने स्टेप्स लिए जा सकते हैं रेंट की वसूली करने के वो तुमने किए हैं तो हम आपको अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम अलाउ कर देंगे। पर ध्यान रहे, भाषा कुछ ऐसी है कि क्लेम अलाउ करेंगे, यानी कि आपने अगर क्लेम किया तो ही अलाउ होगा। आप क्लेम करना भूल गए तो बाद में आगे के साल में आके ये नहीं बोल सकते अरे भैया वो भूल गया था, मैं भूल गए थे तो भूल गए, आपने क्लेम नहीं किया, अलाउ नहीं हुआ। ठीक, यही बात थी अनरियलाइज्ड रेंट में, और तो कोई विशेष बात नहीं थी। करेक्ट, मोटी मोटी इतनी बातें थी। यस, अब देखो, सपोज करो किसी साल में तुमने अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम ले लिया, आज भी स्टक हो रहा है। अभी तो मैं विंडो भी स्विच नहीं कर रहा हूँ यार, राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस क्रोम विंडो जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। फिर तो अब आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू अबाउट इट यार। आपने आयुषी मैम से कंप्लेन करी थी कि उसमें दिक्कत आ रही है क्लासेस में? यार इंटरनेट इशू तो सही है। अच्छा, ये बाकी टीचर्स की क्लास सही चल रही है? मेरे को लग रहा है मेरा ही इंटरनेट का इशू है। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज करता हूँ और घर पे ये स्टूडियो सेटअप कर लेता हूँ। ऑफिस का तो चेंज नहीं कर सकता इंटरनेट कनेक्शन, मैं अपने घर का कनेक्शन चेंज करके और घर पे शिफ्ट कर लेता हूँ एक पूरा सेटअप, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आई गेस। वहाँ कोई बढ़िया एयरटेल का इंटरनेट लगवा लेंगे। हाँ, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो बढ़िया है ही दोस्त। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? वेदर। ये क्या यार, मेरा लैंग्वेज ही चेंज कर दिया ऑटो करेक्ट। वेदर और नॉट लिखा था तो वेदर कर दिया उसको। चलो ठीक है, कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो मान लो कि एक साल ऐसा हुआ कि तुम्हें किराया नहीं मिला, तुमने अपने टेनेंट के को नोटिस भेजी, जब 2-3 महीने के बाद भी उसने किराया नहीं दिया तो तुमने उसको खाली करने की नोटिस भेजी। पहली नोटिस थी पैसा देने की कि भाई साहब आपका रेंट ड्यू हो गया है, आपने दिया नहीं, प्लीज़ दे दीजिए। 3 महीने तक नहीं आया तो नोटिस भेज दिया कि भाई खाली कर दो, 3 महीने से तुम रेंट नहीं दे रहे हो। उसके बाद आपने खुद फिजिकली जब आपने नोटिस प्रेजेंट करी तो उसने मार के भगा दिया, फिर आपने पुलिस में FIR भी कर दी, सब कर दी। ठीक, तो गवर्नमेंट आपको क्लेम दे देगी कि हाँ भैया आपका क्लेम जेन्युइन लग रहा है, आपने बड़ी मारपीट की है इसके लिए, आपने FIR भी कराई, नोटिस भी कराई, सब कराई, पर वो रेंट आपको नहीं दे रहा है, जेन्युइन है कि ये अनरियलाइज्ड रेंट है, आपको गवर्नमेंट ने क्लेम दे दिया। अब हुआ क्या कि इस मसले के 2-3 साल बाद वो जो आदमी था उसकी आपसे रिश्तेदारी निकल आई, आप रिश्ते में निकल आए उसके जीजा, उसको शर्म आ गई। 3 साल बाद वो गया और आपके पैर पकड़ के कहता है कि भाई साहब, सॉरी जीजा जी, माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने 3 साल पहले आपका कुछ रेंट का पैसा दबा दिया था, ये लीजिए आज मैं आपके रेंट के पैसे आपको वापस करता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये अनरियलाइज्ड रेंट है विच सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। कूल।
इज द कॉन्सेप्ट ओके विद एवरीबडी? बोल बेटा, कंफर्टेबल एवरीबडी? चलो, अब इनकम टैक्स बोलता है कि भाई जब तुम्हें अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था तो हमने तुम्हें क्लेम दिया था, हमने उतना पैसा घटाना अलाउ करा था आपको। अब आपको पैसा जब वापस मिल रहा है तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर टैक्स दें। लास्ट टाइम छूट ली थी, अब पैसा मिल गया, टैक्स दे दो, सिंपल। यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट जब बाद में रियलाइज हो जाती है तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। बोलो कितनी सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक छोटी सी बात है जिसका ध्यान रखना, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन क्या बोलूं, मतलब ये बस इसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जिस साल में हमने अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम लिया था उस साल में हमें क्या जीएवी में से या सॉरी एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली होगी 30% की, बिल्कुल मिली होगी। तो सर वो इनकम अगर उस साल टैक्सेबल हो जाती तो उस इनकम पे भी मिलती 30%, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय नहीं मिली, अभी ले लो। यानी कि आपका जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट है उसका 30% आपको, अरे कहाँ गया ड्राइंग वाला यार, 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस साल का वो अनरियलाइज्ड रेंट है उस साल में ही अगर मिल गया होता तो हमने कोई क्लेम ही नहीं करा होता अनरियलाइज्ड रेंट का, तो वो पूरे के पूरे पैसे पे नॉर्मल जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है वैसे की जाती और 30% का डिडक्शन दे दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, बिल्कुल फ्लैट सेम डिडक्शन आपको अभी भी मिलेगा ऑन द सेम अमाउंट। क्लियर? यस? अगर बताएं ही ना तो कि रेंट मिला है, बेटा अगर आपके टेनेंट ने चेक से पैसे दे दिए, टीडीएस काट के पैसे दे दिए, तब क्या करोगे? तब तो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सर अगेन प्लीज, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कौस्तभ, मान लो मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा। भाई मेरी रेंट मान लो 10,000 रुपये महीने यानी 1,20,000 की एनुअल रेंट होती है, ठीक है। लेकिन एक साल मेरे बदमाश किराएदार ने मुझे सिर्फ 90,000 ही रेंट दिया और बाकी के महीनों के रेंट नहीं दिए, 3 महीने का रेंट मेरे को नहीं मिला, ठीक। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की और जब बात आती है एक्चुअल रेंट की, तो एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। यानी हम वहाँ लिखेंगे 1,20,000 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 30,000 और 90,000 आ जाएगा हमारा एक्चुअल रेंट। उसी के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, ठीक। अब जब वैल्यूएशन होगा तो 90,000 पे आपको माइनस 24A में रिडक्शन मिलेगा 30% का। तो 90,000 का 30% कितना हुआ? बोलो 90,000 का 30% कितना हुआ? मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, जब तक तुम आंसर दे रहे हो ये, तब तक मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। ये लो, सबसे पहले हमने लिया एक्चुअल रेंट विच वॉज 1,20,000 माइनस हमने क्या करा? अनरियलाइज्ड रेंट विच वॉज 30,000। हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल रेंट। सॉरी, ये एनुअल रेंट था या एक्चुअल रेंट था? शायद मैंने स्लिप ऑफ टंग से इसको गलती से एक्चुअल बोल दिया था। ये मेरा एनुअल रेंट है, माइनस हमने क्या करा? अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करा, क्या मिला हमें? एक्चुअल रेंट मिल गया। इस एक्चुअल रेंट में हमने फिर कंपेयर किया होगा एक्सपेक्टेड रेंट से, या जो भी किया हो, जो भी आया हो। यहाँ जरूरी नहीं कि एक्चुअल रेंट ही आए जीएबी की वैल्यू, भाई जीएबी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रेंट जीएबी आ जाए, पर अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को 24A का रिडक्शन देना है 30%। 90,000 का 30% डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 18,000, करेक्ट? यस। अरे सॉरी, हाँ, अरे यार माई मिस्टेक, हाँ 27,000, सॉरी, मैं कुछ और ही चल रहा था मेरे दिमाग में। 27,000, हाँ 24A का डिडक्शन हुआ 27,000
तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी, भूल जाओ, इंटरेस्ट भूल जाओ, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बनी आपकी, बताओ। $90,000 माइनस 27,000, कितने की बनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 63,000 की बनी, करेक्ट। अब देखो एक सेकेंड, जीरो फिर से लगा देते हैं। हाँ, अब दूसरा केस देखो, अब अगले साल आपको पैसे मिल गए, 30,000 रुपये मिल गए, इस साल और कोई नहीं है, एक्चुअल रेंट अनरियलाइज्ड कुछ नहीं, आपने घर ही बेच दिया था आपने, वो तो वापस आके पैसे दे गया 30,000 रुपये, ठीक है। अब ये 30,000 रुपये पे अगर आप 24A का डिडक्शन नहीं लगाते हो तो क्या होगा, पूरा का पूरा 30,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। यही 30,000 अगर वहाँ मिला होता, यानी कि 120 रहा होता, तो 120 पे भी तो आपको 30% डिडक्शन मिलता, तब उसमें पूरे पे मिलता, लेकिन वो रेंट ही पूरा नहीं मिल पाया था, इसलिए सिर्फ 90,000 पे ही 30% की छूट मिली, 27,000 मिली। तो इस 30,000 पे भी हमें वैसे ही छूट मिलेगी 30% की, जैसे यहाँ पे मिलती है -24A, -24A, 30% वुड बी 9,000, तो ये कितना हुआ 21,000, ठीक। 1,20,000 पे 30% घटाओ, कितना होगा, 1,20,000 का 30% हो जाएगा 1,20,000, मतलब 4 0 12,000 इंटू 3, 36,000 माइनस, तो 1,20,000, चलो छोड़ो, क्या माइनस करने से मतलब ही नहीं है। बेसिकली ये देखो, ये 36,000 का पूरा आपका बनता था डिडक्शन 30% का, जिसमें से आप इस साल कितना ले पाए, मतलब जिस साल अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 27,000 ले पाए, बाद में जब रेंट मिल गया तो 9,000 और ले लिया, 27 + 9 36,000 का पूरा डिडक्शन हमें मिल गया। समझ में आई बात, कौन पूछा था, कौस्तव या किंजल। तो 30% डिडक्शन अपने को वैसे भी 24A में मिलता है, अगर हमने अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम ले लिया तो उस पैसे पे उस साल में नहीं मिला होगा, तो बस उस साल नहीं मिला होगा तो इस साल ले लो, सिंपल। गवर्नमेंट करी भाई तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं, 30% डिडक्शन तुमको उस साल में भी मिलता, कोई बात नहीं, अभी मिल गए पैसे, अभी ले लो, क्लियर, ठीक। अब मैं ये सारी चीज़ें इरेज ही कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, साफ सुथरा नहीं लग रहा है, इसको साफ ही कर देते हैं, पूरा पूरा हौच पौच हो गया है। लास्ट पॉइंट, नो क्लेम फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। बड़ी सीधी सी बात है, हमने जब आपको 30% डिडक्शन दिया तो हमने मान लिया कि जितने भी खर्चे घर से रिलेटेड होते हैं आपने सारे कर दिए, सबकी छूट हमें मिल गई, तो अब आपको कोई भी और छूट नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारी अनरियलाइज्ड रेंट, वैसे तो हमें 90,000 रुपये का चेक मिला है सर, लेकिन ये 90,000 उससे लेने के लिए हमें 20,000 रुपये गुंडों को देने पड़े जो उसकी पिटाई करके आए हैं, तब जाके वो 90,000 दे रहा है। ये सब बातें आप नहीं बोल सकते। आपने कितना भी खर्चा किया, वो लीगल वे में भी मान लीजिए आपने खर्चा किया कि भाई मैंने उसके ऊपर कोर्ट पे केस किया, लॉयर की फीस लगी, तब जाके मेरा पैसा वसूल हुआ। गवर्नमेंट कह रही है कुछ नहीं, हम इस तरह के फर्जी किसी भी एक्सपेंस के क्लेम को एंटरटेन नहीं करेंगे। हमने आपको 30% की डिडक्शन देनी थी, हमने 30% की डिडक्शन दे दी, काम खलास। क्लियर? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? बोलो बेटा बोलो। यस, एवरीबॉडी कंफर्टेबल? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त। ओहो देखो भाभी जी का क्वेश्चन आ गया, मन लगा के सारे बच्चे भाभी जी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाभी जी owns a house in Manali, very nice, which is given on rent for the previous year 2014-15। अरे ही हो गया यार, यहाँ शी होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। भाभी जी लग रहा है जेंडर फ्लूइड है। शी क्लेम्स डिडक्शन ऑफ 90,000 फॉर अनरियलाइज्ड रेंट, आउट ऑफ विच ₹75,000 वाज अलाउड बाई AO एज डिडक्शन। अच्छा, भाभी जी ने क्लेम करा था कि मेरा अनरियलाइज्ड रेंट 90,000 है, पर जो असेसिंग ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था जिनके पास रिटर्न गया उनका, उसने कहा कि आपको सिर्फ 75,000 ही अलाउ होगा, बाकी जो आप क्लेम कर रही हैं वो फर्जी है। What are the tax consequences?
इफ भाभी जी रिकवर ऑन 15 अक्टूबर 2021 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, 10,000 रुपये वापस मिल गए, 15,000 वापस मिल गए या 40,000 वापस मिल गए एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो आपको तीनों केस में बताना है कि ये पैसा जो मिला है, 10,000 मिला या 15,000 मिला या 40,000 मिला, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अभी के फाइनेंशियल ईयर में। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? ये बात हो रही है 2021-22, दिस इज़ द प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या है अपना 2022-23। चलो फटाफट आंसर बताओ। वाई कौस्तव, वाई किस चीज़ के लिए बोला तूने? आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप एक बार थोड़ा लंबा लिख सकते हो, थोड़ा मतलब कि एग्जैक्टली क्या वाई? अच्छा, एओ ने डिसअलाउ क्यों किया? असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ क्यों किया, ये पूछ रहे हो? असेसिंग ऑफिसर देखो, असेसिंग ऑफिसर कहता है कि सर कि भाभी जी आप कह रही हैं कि 90,000 रुपीज़ का रेंट आपको नहीं मिला, करेक्ट? भाभी जी कह रही हैं हाँ बिल्कुल करेक्ट। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है लेकिन भाभी जी आपके बैंक स्टेटमेंट में तो साफ साफ दिख रहा है कि रेंट जिस दिन आनी चाहिए उस दिन आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, पूरा 90,000 का रेंट नहीं आया, लेकिन 15,000 रुपये तो मुझे डिपॉजिट होते हुए दिख रहे हैं, और वो भी उसी आदमी से दिख रहे हैं जिससे आप कह रही हैं कि आपको रेंट लेना है। तो भाभी जी ने कहा कि नहीं, वो 15,000 उसने रेंट के लिए नहीं दिए थे, वो मेरे घर में तोड़ फोड़ की थी उसने, कुछ सामान टूट गया था मेरा, 15,000 उसके दिए हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है मैं कैसे मान लूँ कि 15,000 किसी और चीज़ के दिए हैं, बिल्कुल रेंट देने वाली तारीख पे ये 15,000 आपको मिला है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि आपको रेंट मिल गया है, रियलाइज हो गया है, इस पे मैं अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम नहीं दूंगा। क्लियर? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। असेसिंग ऑफिसर को अगर एक्सपेंस डिसअलाउ करना है या इनकम अलाउ वो करनी है, इनकम टैक्सेबल करनी है, तो उसके पास कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब बहुत सारी रीज़न है जिससे वो बोल सकता है कि नहीं मेरे को आपका जो क्लेम है वो फेक लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी हेड में बहुत सारा हमें अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है। अब जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, इट इज़ एग्जेम्प्ट ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, जितना खर्चा हुआ ट्रैवलिंग पे उतने की छूट मिल जाती है। अब मान लो किसी एम्प्लॉय ने अपने रिटर्न में क्लेम करा कि भैया मेरे 2 लाख रुपए खर्चा हो गए ट्रैवलिंग अलाउंस में, ट्रैवलिंग अलाउंस के मेरे को 2 लाख रुपए मिले थे, पूरे के पूरे खर्चा हो गए। जब उसका केस लगा तो असेसिंग ऑफिसर कहता है भाई कहाँ खर्चा हुए, तो वो टिकट दिखाने लगता है, तो सारे फ्लाइट के टिकट, सारे ट्रेन के टिकट, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सब मिला जुला के भी उसका कितना आता है, मान लो कि लेट्स से 1,50,000 आ रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर पूछता है सर बाकी का 50,000, आपने तो 1,50,000 के बिल्स दिए, तो वो कहता है कि सर बाकी का जो 50,000 है वो मेरा खर्चा हुआ इन लेबर वेजेस, और लेबर लोग कैश लेते हैं, बिल नहीं देते हैं, ये लेबर लोग का खर्चा हुआ, भाई सामान एक घर से दूसरे घर में हमने मूव करा तो उसमें खर्चा हुआ लेबर का। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा भैया मैं नहीं मानता, आप अगर प्रूव नहीं कर सकते इस तरह तो आप अमाउंट कुछ भी बोल दो, लेबर ने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए, मैं इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करूंगा और आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे, देयरफॉर दिस एक्सपेंसेस डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, वो डिसअलाउ कर देगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, भाभी जी ने क्लेम किया कि 90,000 की रेंट मेरे को नहीं मिली, स्टक हो रहा है, फिर स्पीड हो जा रहा है, यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्या ही बोलूँ मैं। मेरे साइड से तो इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, मेरे साइड से तो इंटरनेट की स्पीड सही है यार, मैं क्या ही करूँ अब, मैंने तो चेक भी करा, इसीलिए मैं क्लास से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो मैं चेंज करके देखता हूँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, अभी जैसे है उसमें क्लास ख़त्म करते हैं, पर गिव मी जस्ट अ फ्यू डेज़, 2-3 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, आज वेडनेसडे है ना, मैं कोशिश करूँगा कि फ्राइडे तक ही कनेक्शन लग जाए, मैं कल नया कनेक्शन ले लेता हूँ घर पे और कोशिश करूँगा कि फ्राइडे तक कनेक्शन मुझे मिल जाए, फ्राइडे तक इंटरनेट लग जाएगा घर पे तो मैं पूरी क्लास घर पे शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, तो भाभी जी ने कहा कि भाई मैं 90,000 का रेंट मेरा अनरियलाइज्ड है, तो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि नहीं भाभी जी आपको तो 15,000 रुपये मिल गए हैं, तो फिर आप अनरियलाइज्ड क्यों बोल रही है, तो असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन है। अब वो भले ही किसी चीज़ का पैसा मिला हो, किराएदार ने हमसे कोई सेकेंड हैंड सामान खरीद लिया हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अपने को अपन असेसिंग ऑफिसर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस जो उसने कर दिया वही फाइनल है। ठीक है, तो फाइनल आपको जो यहाँ पे क्लेम मिला 75,000 का,
इससे ज़्यादा का, अरे यार एक सेकेंड, इसको मैं गलत स्क्रीन पे कर रहा हूँ। देखो 75,000 का क्लेम मिला, तो यानी कि आपको गवर्नमेंट ने 75,000 रुपये तक की छूट दी अनरिलाइज रेंट पे। मैं तो कहता हूँ कि इस अमाउंट को एक बार चेंज करो, 40,000 हटाओ, मैं कहता हूँ ₹80,000 मिल गए, तब क्या करोगे? तुमने छूट कितने के लिए है? 75,000 के लिए। तुम्हें वापस कितने पैसे मिल गए? 80,000 रुपये मिल गए, अब क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ ये तीनों केस एक बार तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। गिव इट अ ट्राई, कोशिश करके देखो। थर्ड केस को 80,000 कर लो। अरे यार मैं भी क्या ही, रुको, क्यों फालतू मेहनत कर रहा हूँ, इसको 80,000 काट पीट के लिख रहा हूँ, यहीं से सही कर सकते हैं अपन। अरे कट कर यार, इसको हटा दे, कट, इसको 80,000 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, या इसको 1,00,000 कर दे तो भी मज़ा आ जाएगा। नहीं चलो रहने दो, इतनी मस्ती काफ़ी है। ठीक है, 10,000, 15,000 और 80,000 एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तीनों केस में बताओ मेरे को। तुमको टैक्स का अमाउंट नहीं बताना है, बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी क्या कि मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अनरियलाइज रेंट वाले का, अनरियलाइज रेंट वाले पोर्शन का टैक्सेशन कैसे होगा, बस इतना बता दो। ठीक है, बहुत मेहनत नहीं करनी। सिर्फ ये जो 10,000 मिला, इसमें कितना टैक्सेबल होगा, पहले का आंसर दो सारे लोग। वेट वेट वेट, आई हैव एन ऑप्शन, मैं यहाँ पोल क्रिएट कर देता हूँ। 80,000 वाले केस में तुम लोग पहले दोनों का आंसर तो लिख लो, कर लो जैसे भी है, वो तो सिंपल ही है। इन 80,000 केस सी, इन केस सी व्हाट इज द अमाउंट, एक सेकंड मेरे को टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक दिस विल बी फन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, what is the amount of unrealized rent taxable? Okay, option 1. Option 3 दे देते हैं आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मज़ा ही आ जाएगा। लीजिए, आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने 5 मिनट का समय दिया। कैन यू गाइस सी द पोल? मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया है, कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन को? आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पोल दिख रही होगी। पोल दिख रही सबको? सारे लोग जब आंसर कर दो तो यस लिख के कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को, सो दैट आई नो कि सबने आंसर कर दिया है। राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई नो दैट सबने आंसर कर दिया है। मेरे को दिखा नहीं रहा है इसमें किसने आंसर किया किसने नहीं किया। चलो, किंजल ने आंसर कर दिया, और किसने आंसर करा? आकाश का आंसर आ गया, सौरभ का आंसर आ गया।
कौस्तव का आंसर आ गया 1 2 3 4 ओनली 4 ऑफ यू हैव आंसर्ड सो फार। ऐसा तो हो नहीं सकता यार। हाँ अब चारों का आंसर आया है, एक एक आंसर सबने सेलेक्ट कर दिया ए बी सी डी। अच्छा अभी ए पे मेजॉरिटी आ गई और बताओ और बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। वन टू थ्री फोर फाइव, अभी भी 3 लोग और हैं जिन्होंने वोट करना है। 2 लोग और हैं जिनको वेट करना है, वोट करना है, सॉरी वेट करना है बोलो। 2 लोगों को और वोट करना है अभी। 1 2 3 4 5, आई गॉट 5 yeses। ओह 1 2 3 4 5, 3 लोग और हैं। किसने वोट नहीं करा भाई, फटाफट वोट करो। कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? कर लो कर लो कर लो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। वेरी नाइस, यश का वोट भी आ गया। 6 वोट हो गए अपने पास। कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। कम ऑन गाइस। टनान टनान। ये सिंपल कैलकुलेशन है यार, कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। अब मेरे से इंतजार नहीं होता यार, अब मैं नहीं रह सकता। I'll close this poll now. Wait. देखो दोस्त, ये अब बारी बारी से सारा ही करें क्या? केस ए, केस बी, केस सी। यार ये रखने की दिक्कत हुई है, थोड़ा पैड नहीं रख पा रहे हैं। चलिए खैर केस ए की बात करते हैं पहले। 10,000 रुपये मिले भाभी जी को। अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 लेस 24A का डिडक्शन 30% यानी कि 3,000 भाई साहब। 7,000 आ गया इनका क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी 15,000 मिले। अनरियलाइज्ड रेंट 15,000। अच्छा इसको लिखते हैं अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट हटा यार इसको, सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। इसमें से भी कितने की छूट मिलेगी? 24A 30% का डिडक्शन मिलेगा। 15,000 पे 30% 4,500। कितना टैक्सेबल हो गया भाई साहब? 500 गया, 500 4 में से 4 गया 0। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, 15,000 में से 4,500 गया तो 10,500 होगा, 9,500 होगा। 10 माइनस, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, रुको 1 सेकेंड, जिसकी भी 1 सेकेंड। ये सारे विंडोज़ आगे पीछे हो गई हैं। लेट मी क्लोज दिस पोल फर्स्ट। हाँ अब सही है। हाँ कहाँ गया पीपीटी, ये रहा। 10,000, अरे कर दे भाई 10,500। ये हो गया इनका क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड वाले केस में कितना हुआ? अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। कितना रियलाइज हो गया? 80,000 हो गया। पर अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम्ड अर्लियर, मैं यहां सी का फुल फॉर्म लिख दूं, क्लेम्ड अर्लियर। क्लेम्ड क्या, अलाउड अर्लियर लिखना चाहिए। अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड अर्लियर 75,000। हमें मिल तो गया 80,000 रुपए, पर गवर्नमेंट ने ना पहले 75,000 की छूट दी थी। इसका मतलब हमें मान लो 90,000 नहीं मिला। गवर्नमेंट ने बोला नहीं हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरह की बातें करने लगी गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें 75,000 ही अलाउ किया। यानी कि बाकी की इनकम पे हम टैक्स दे चुके हैं ऑलरेडी। जो 80,000 रुपये मिल रहे हैं ना, तो बहुत खुश मत हो कि गवर्नमेंट 5,000 पे टैक्स ही नहीं ले रही, सिर्फ 75,000 पे टैक्स ले रही है। उस 5,000 पे गवर्नमेंट उस साल में ही टैक्स ले चुकी थी।
जिस साल में तुम्हें अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम डिसअलाउ किया था। समझ में आई ये बात? यस, इज एवरीबडी कंफर्टेबल? समझ में आ रही बात? कुछ हजम हो रही है? तो कितना आएगा दोस्त? मनीषा कुमारी रॉय गिविंग द राइट आंसर नाउ 56,000। अरे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या कुछ इसमें? हाँ रुक जाओ इसको यहाँ से सही कर लेते हैं। नहीं सही है ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अपन अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा? अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा? नहीं रुको पूरा ही लिख देते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड टैक्सेबल। कितनी टैक्सेबल है इसमें से? उतनी ही टैक्सेबल है भाई साहब जितने की पहले छूट हम ले चुके हैं, 75,000। इसमें से क्या हमें डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी हाँ, डिडक्शन मिलेगा। 24A में डिडक्शन मिलेगा। 75,000 इंटू 30% कितना हुआ? 22,500 का डिडक्शन मिलेगा भाई साहब, 22,500 रुपये। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगी सर? 75,000 माइनस 22,500, 52,500। दिस इज आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिस केस। अब बोलो दोस्त, रिपीट अगेन, एक बार रिपीट सर गवर्नमेंट वाला पॉइंट। अरे इट्स वेरी सिंपल, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। मैं एक बार स्टार्टिंग से अनरियलाइज्ड रेंट से लेके चलता हूँ, फिर उसको रियलाइज करवाएंगे, फिर बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो एक साल में 1,20,000 की तुम्हारी, मैं 120 वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 1,20,000 वाला, ठीक है। 1,20,000 वाले एग्जांपल में क्या था? 10,000 रुपये महीने मेरी रेंट आती थी, ठीक है। 12 महीने की रेंट 1,20,000 हो गई। अब मान लो कि मेरे को 3 महीने की रेंट यानी कि 30,000 रुपीज़ नहीं मिला, मेरे टेनेंट ने नहीं दिया। मैंने उसको नोटिस भेजी, सब करा, FIR कराई, सब कुछ कराया, पर वो दे नहीं रहा रेंट। मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट से बोला कि भैया मुझे तो 30,000 की छूट चाहिए ही आपसे। तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों चाहिए 30,000 की छूट? तो मैंने बोला भाई साहब मेरा किराएदार बड़ा बदमाश है, मुझे पैसे ही नहीं दे रहा किराए के। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तो तुमने नोटिस भेजी उसको? तो मैंने बोला हाँ ये देखो मैंने नोटिस भेजी है, ये देखो FIR कराई है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। फिर गवर्नमेंट ने बोला अच्छा लाओ अपना बैंक स्टेटमेंट लाओ। गवर्नमेंट ने मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक करा तो देखा कि एक 2,000 रुपये आए हुए थे, ठीक है। 2,000 रुपये किससे आए हुए थे? मेरे ही टेनेंट से मेरे बैंक अकाउंट में आए हुए थे, ये मेरे अनरियलाइज्ड रेंट के क्लेम के बाद वाले पीरियड में, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट वाले पीरियड में, मतलब उसके बाद वाले नहीं, जिस पीरियड का जो 3 महीने का मैंने क्लेम करा है उसी 3 महीने में 2,000 रुपये उसने भेजे थे मुझे, ठीक है। तो मैंने असेसिंग ऑफिसर से बोला नहीं सर ये 2,000 रुपये रेंट के नहीं है, वो तो रेंट के लिए मैं उससे पूछने जा रहा था, तो फिर थोड़ी इसने मारपीट कर दी थी, तो फिर सोसाइटी वालों ने दबाव बनाया कि आपने इनका नुकसान कर दिया, ये कर दिया, देखो इनको कितनी चोट लग गई। तो उसने बोला कि जाओ पट्टी करा लो, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। मैंने उसे बोला कि मैंने अपनी मरहम पट्टी कराई, डॉक्टर का बिल 2,000 रुपये आया, तो उसने 2,000 रुपये मुझे पेटीएम कर दिए थे सर। मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी अपने असेसिंग ऑफिसर को बता दी। असेसिंग ऑफिसर ने बोला मैं नहीं मानता, मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ 2,000 रुपये का आपका क्लेम। अच्छा ठीक है, तो मैं जब अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम करने जाऊंगा तो मुझे कितने का क्लेम मिलेगा बताओ? 30,000 मैंने क्लेम करा था, असेसिंग ऑफिसर ने 2,000 डिसअलाउ कर दिया, कितने की छूट मैं ले सकता हूं? बोलो बेटा बोलो, सिंपल सा सवाल पूछा है, बताओ सारे लोग जवाब दो। 30,000 रुपए का रेंट मैंने क्लेम किया कि मिलॉर्ड मुझे नहीं मिला है। मिलॉर्ड ने कहा कि नहीं भैया इसमें से आपको 2,000 रुपये और मिल चुके हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हो कि वो रेंट का है, तो 2,000 रुपये डिसअलाउ कर दिए। 2,000 रुपये का क्लेम मेरा अनरियलाइज्ड रेंट का डिसअलाउ हो गया। तो अब मैंने कितना क्लेम किया?
28,000. थैंक यू कौस्तव, थैंक्स टू कौस्तव एंड यश एंड किंजल फॉर स्पीकिंग अप. बोलते रहा करो यार, तुम लोग ऐसे चैट नहीं करते ना तो मेरा दिल नहीं लगता क्लास में. 28,000 का क्लेम मेरे को मिल गया, वेरी नाइस. अब क्या हुआ, 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद वो टेनेंट मेरा घूमते टहलते आया, उसने मुझे पैसे दे दिए. ये लीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, ये लीजिए 30,000 रुपीज़. मैंने 30,000 रुपीज़ रिसीव कर लिए, ठीक है. लेकिन एक बार ज़रा रिवाइंड करो और वापस जाओ उस साल पे जब तुमने 30,000 का क्लेम मांगा था, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था. कितने का क्लेम दिया था? सिर्फ और सिर्फ 28,000 भाई साहब, सिर्फ 28,000 की छूट मिली थी. इसका मतलब क्या हुआ कि 1,20,000 में से माइनस करो 28,000, तो आपने 92,000 रुपीज़ पे टैक्स पे किया था, बावजूद इसके कि आपको सिर्फ 90,000 मिले थे. 92,000 का आपने, हाँ मेरे को लग रहा है, मेरे को चैट लेट दिखती है, थोड़ा लैग है. मैं एक बार ये काम करूंगा यार, मैं इंटरनेट का, अब मैं कल ही बात करता हूँ इंटरनेट का. चलो, तो 92,000 का मैंने टैक्स पे कर दिया. अब हमें 30,000 जब वापस मिल रहा है, अगर मैं इस पूरे 30,000 का टैक्स पे कर दूं तो 92,000 प्लस 30,000 विल बिकम मोर देन द ओरिजिनल रेंट इटसेल्फ. 1,22,000 हो जाएगा, जबकि मेरी तो साल भर की रेंटल इनकम ही 1,20,000 थी. ठीक है, तो अपन जब अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज होता है ना, तो ये चेक करते हैं कि भैया क्लेम कितने का किया था हमने, कितने का क्लेम मिला था हमें, कितने का बेनिफिट लिया था हमने. अनरियलाइज्ड रेंट जब सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड होती है तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमने बेनिफिट पीछे के साल में लिया था, उसी बेनिफिट को रिवर्स कर रहे हैं. करेक्ट. तो हमने जब बेनिफिट ही 28,000 का लिया था, तो हम रिवर्स कितने का करेंगे? 28,000 का ही करेंगे. ये बात क्लियर हो गई. अब जब हम बेनिफिट रिवर्स करने आ रहे हैं, 28,000 का बेनिफिट हम रिवर्स कर रहे हैं, तो हमें याद आएगा कि 92,000 जब हमने अपनी इनकम डिक्लेयर करी थी, तो उसमें से 24A का 30% का डिडक्शन मिला था. तो वही 24A का 30% का डिडक्शन हमें इस 28,000 के समय भी मिलेगा. क्लियर? अच्छा, मैम को भी लेट दिखता है. ये ऐप में बड़ी प्रॉब्लम है यार, बहुत वैसी है, लैगी टाइप की है, बहुत बगी है, बहुत से बग्स हैं इसमें, प्रॉब्लम्स है. सबको क्लियर दोस्त? अभी इस कॉन्सेप्ट में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बोलो बेटा बोलो. एवरीबॉडी कंफर्टेबल? ओके, मूविंग ऑन. प्रॉपर्टी ओन्ड बाई को ओनर्स, सेक्शन 26. बड़ी छोटी सी बात है, देखो फटाफट समझा देंगे. 3 ही पॉइंट है इसमें समझने वाले. पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी मान लो कोई ऐसी है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंटली ओन करते हैं. ठीक. सबसे पहली बात, अगर आपके पास शेयर्स असर्टेनेबल हैं, मतलब आपको पता है कि मान लो 3 लोग हैं तो बराबर बराबर शेयर है, या किसी एक का 50% है, बाकी दोनों का 25% है. आपको शेयर्स पता है, इस आदमी का इतना है, उस आदमी का इतना है, उस आदमी का इतना है. अगर अलग अलग शेयर पता है तो अलग अलग ओनर के हैंड में उनका हिस्सा टैक्सेबल होगा. ठीक. अगर अलग अलग हिस्सा नहीं पता है तो पूरी प्रॉपर्टी को एक सिंगल प्रॉपर्टी मानेंगे. एक सिंगल प्रॉपर्टी तो खैर पहले भी मान रहे हैं, जब अलग अलग टैक्सेबल है तब भी मानते हैं. ऐसा नहीं है कि अलग अलग टैक्सेबल है तो, अरे एक सेकंड यार, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, रुको. मैं यहीं पे एक बहुत सुंदर सा चार्ट मैं जब आज की क्लास लेने से पहले थोड़ा एक बार देख रहा था नोट्स को, तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे एक सुंदर सा चार्ट डाल सकते हैं या छोटी सी ड्राइंग डाल सकते हैं. ठीक है. जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी. ठीक है. 2 हिस्से में बांटो. ठीक है. शेयर्स असर्टेनेबल या नॉट असर्टेनेबल? असर्टेनेबल और
नॉट असर्टेनेबल। हमें शेयर्स पता है कि नहीं पता है? अगर हमें शेयर पता है तो टैक्सेबल इंडिविजुअली। अगर हमें शेयर्स नहीं पता है इंडिविजुअली, या इसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, हम लोग अग्रीमेंट्स में अक्सर यूज़ करते हैं उस वर्ड को, अरे क्या तो बोलते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली बोलते हैं, चलो जान दो, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नॉट असर्टेनेबल, हमें नहीं पता किसका कितना हिस्सा है, सब एक साथ हैं, घुसे पड़े हैं, तो फिर टैक्सेबल एज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। एओपी याद है सबको? याद है बहुत पहले जब इनकम टैक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास हुई थी, उन दिनों में बेटा, हमारे बचपन के दिनों में, तो हमने पढ़ा था एक टाइप ऑफ पर्सन होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लिखित ऐसा कुछ वो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस की हम कंपनी बना रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, सारे के सारे ओन कर रहे हैं, उससे कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई कॉमन बिजनेस है, सारे के सारे मिलके कर रहे हैं, किसी का कितना शेयर है ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, जिसको जो मन में आ रहा है पैसे उठा के ले जा रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो जहाँ प्रॉपर्टी का आपको शेयर पता है किसका कितना है, वहाँ पे आप इंडिविजुअली तीनों लोगों के हेड्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप वो करोगे, ऐड इनकम कैलकुलेट करोगे। और जब हमें हिस्सा नहीं पता है तो हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लेंगे एक, और उस पर नोटिस भेजेंगे, उस पर टैक्सेशन की जो भी होने वाली है कैलकुलेशन वो होगी। क्लियर? अगली बात देखो क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो को ओन्ड है बाई को ओनर्स, और दोनों ने क्या करा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, खुद ही रहते हैं बेचारे। मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत सही, हमारे ससुराल का एग्जांपल है भाई साहब, इसलिए मुझसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। मेरे ससुराल में क्या सीन है कि एक बड़ी ही मतलब शहर के बहुत बिजी एरिया में एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको लोग कटरा बोलते हैं पूरा, क्योंकि नीचे शॉप्स वॉप्स हैं, बहुत कुछ है। वो जो प्रॉपर्टी है उसमें नीचे शॉप्स बनी है, ऊपर घर बने हुए हैं, और मान लो 3-4 फ्लोर्स बने हुए हैं उसमें, और हर फ्लोर पे एक एक फैमिली रहती है, कोई सारे भाई लोग, चाचा लोग। अब वो घर जब बना था ना, तो उसमें ट्रस्ट के थ्रू बना हुआ है, वो ट्रस्ट को दी हुई प्रॉपर्टी है, और उसमें कंडीशन है कि कोई भी इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता, कोई भी इस प्रॉपर्टी को लेट आउट भी नहीं कर सकता। लेट आउट करने की बस एक कंडीशन है कि जो हमारी फैमिली का बंदा है उसे ही लेट आउट करोगे। जैसे मान लो कि किसी एक भाई को बड़े घर की ज़रूरत है, दूसरा भाई कह रहा है यार मेरे को ये घर जम नहीं रहा है, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और रह लूँगा, तुम मेरे वाले हिस्से में रह ले, मुझे किराया दे देना। तुम अपने रिलेटिव से किराया ले सकते हो, लेकिन अपने रिलेशन के बाहर किसी को नहीं बसा सकते उस घर में। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रस्ट में बनी हुई हैं, जिनमें ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं कि यहाँ आप चाह के भी किराए पे नहीं चढ़ा सकते। तो वैसे ही कोई प्रॉपर्टी का एग्जांपल समझ लो कि सारी प्रॉपर्टी जो है, जितने भी को ओनर्स हैं, सबने खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाई करी हुई है, खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? एनुअल वैल्यू उसकी दिल मानी जाएगी। ईच को ओनर शैल बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अप टू ₹30,000 और ₹2 लाख। क्लियर? यस, ये बात समझ में आ गई? स्टक हो रहा है, आई नो बेटा, आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट। ये बात समझ में आ गई? मान लो अगर 5 अलग अलग को ओनर्स हैं और पांचों का शेयर असर्टेनेबल है, अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं होता तो क्या होता, हम लोग ये सारी बात ही नहीं कर रहे होते कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है। अरे भाई एओपी का है ना, तो फिर एओपी में देखा जाएगा, उसमें तो कोई जैसे नॉर्मल इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन होता है वैसे ही होगा। लेकिन अगर टैक्सेबल इन ईच ओनर्स हैंड है, आपके ऐप पे ही क्लास कंडक्ट करो सर। यार कौस्तव तू सही बोल रहा है यार, मैं एक्चुअली मैं रोज़ सोचता हूँ यार कि इनको एक बार पुश करूँ अपने आईटी टीम को, पर वो लोग यार मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मतलब मैं भूल भी जाता हूँ काम में बिजी होके। लेकिन मैं अब तुमने ऐसा बोला तो मैं कल ज़रूर उनको पुश करूँगा कि यार मेरा जूम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा प्रॉपर क्लास करवाओ। जूम ही सही था, आई वॉज ऑल्सो कम्फर्टेबल इन द जूम नाउ। ठीक है चलो,
इस पे करने के लिए मेरे को कितना पैसा भी खर्चा करना पड़ा, सबको 500-500 रुपये देने पड़े कि वापस दो, फिर वो आयुषी मैम से ट्रांजैक्शन चार्जेस काट के। ओ बाय द वे, 500 रुपये से याद आया कि आप में से बहुत से बच्चों की शायद सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो उनको मैं बता दूं कि आज कौन सी डेट हो गई, 24 अगस्त है ना, 29 अगस्त यानी कि मंडे को आपका इस ऐप पे एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, अगर आप वो नहीं करते, रिन्यू नहीं करते तो। बाकी जूम वाला तो सही है, मैं बात करता हूँ टीम से, जब मेरा रेडी हो जाए तो मैं जूम कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ध्यान रखना, जिसकी इसकी ड्यू है भाई टाइमली दे देना। चलो नेक्स्ट, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड सबको क्लियर हो गया। लेट आउट की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया गया है, तो पहले इनकम को हम ऐसे कंप्यूट करेंगे कि प्रॉपर्टी किसी सिंगल ओनर की है, और उस इनकम को कंप्यूट करने के बाद ओनर के जैसे ऐसा ओनरशिप का रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है सर, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे बार बार लिंक पे ठीक है भाई, ठीक है, ओके। नहीं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चाहिए ना, मैंने अलग से इसके लिए पैसे दिए हैं यार। उसने, मैं ट्रेन की जर्नी कर रहा था, मेरे को आज भी याद है, मैं इंदौर से लौट रहा था और मैंने बोला कि यार ट्रेन में पेमेंट नहीं हो पा रहा है, नेट नहीं चल रहा है, पर उसने बिल्कुल मेरे को डंडा कर कि नहीं सर पेमेंट करो, नहीं तो जूम की क्लास छोटी सी रहेगी। तो मैंने उस समय ट्रेन में, चलती ट्रेन में पेमेंट किया था यार, पैसे गए थे और दिल से दर्द हुआ था मुझे याद है। तो मैं उसके लिए पुश करूँगा उसको, यार पैसे लेके काम नहीं कर रहे ये लोग। खैर चलो अपन मुद्दे की बात पे आते हैं, एटलीस्ट जब तक क्लास चली तब तक तो पढ़ लें, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा पैलेस है और पैलेस में राजा के लेट से कि 4 वो हैं, 4 बच्चे हैं, हर बच्चे के 2-2 बच्चा और है, 8 बच्चों में सॉरी 4 इंटू 4 कितना, 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 16 बच्चे हैं, 16 हिस्सों में वो प्रॉपर्टी डिवाइडेड है। 5 स्टार जो पूरी प्रॉपर्टी किले विले होते हैं जैसे, तो उसमें 5 स्टार होटल को रेंट पे दे रखा है। अब वो 5 स्टार होटल का रेंट जो है वो आएगा और वो 16 लोगों में बट जाएगा, 16 डिसेंडेंट्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में सरकार कहती है कि भाई हम पहले उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन एज अ वन प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी करेंगे कि उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ रही है, और जितनी भी इनकम आएगी उसको इक्वल रेशियो में, मतलब जिस भी रेशियो में आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, भाई किसी के पास 2/3 होगा, किसी के पास 1/3 होगा, किसी के पास 1/10 होगा, तो जिसका जो रेशियो है उस रेशियो में हम उसको इनकम को डिवाइड कर देंगे और उनसे उस हिसाब से टैक्स दे लेंगे। क्लियर? प्रोसेस सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की जीएबी निकालते हैं वैसे ही जीएबी निकालेंगे, वैसे ही हम उसकी एनएबी निकालेंगे, वैसे ही 24A का डिडक्शन देंगे, वैसे ही 24B का डिडक्शन देंगे। सब करने के बाद जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी उसको डिवाइड कर लेंगे जितने भी ओनर्स हैं उनके बीच में। क्लियर? यस? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो एक छोटा सा मुद्दा और, अगर रेंट आपको फॉरेन करेंसी में मिल गई तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना भाई साहब, फॉरेन करेंसी में मिली है तो हम उसको क्या करेंगे, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करोगे? सर टीटी बाइंग रेट यूज करेंगे। टीटी बाइंग रेट पे मुझे याद आ रहा है बेटा कि बहुत पहले की बात है, मैंने बहुत लंबा आपको ज्ञान दिया था, याद है सबको टीटी बाइंग रेट क्या होती है, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मैंने सैलरी हेड में बताया था आपको टीटी बाइंग रेट पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एक बार प्लीज जस्ट अ सेकेंड। ओके, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनुअल वैल्यू मानी जाएगी नील, यानी 1 रुपए की भी एनुअल वैल्यू नहीं है, और हर को ओनर को 30,000 या 2 लाख डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है का जो क्लेम मिलता है वो 24B में सेपरेटली मिलता रहेगा। बस सिंपल। ये पॉइंट बस इसलिए लिखा गया है ना कि किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो कि मान लो कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी है और उसके मान लो 4 ओनर्स हैं, तो क्या उस एक ओनर को मिलेगा 30,000 या मान लो 2 लाख की लिमिट है, मान लो 2 लाख रुपए एक ओनर को मिलेंगे या पूरी प्रॉपर्टी पे मिलेंगे और सारे ओनर्स में डिवाइड होंगे? ऐसा नहीं होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हर एक ओनर को मिलता है।
हर एक ओनर को अलग अलग क्लेम मिलेगा 24B के अंडर। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। तो टीटी बाइंग रेट बताने की जरूरत नहीं, टीटी बाइंग रेट तुम्हें पता है, सैलरी में मैंने बताया हुआ था। किसका लेते हैं? अरे वही जिसका सैलरी हेड में लेते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब का? ऑन लास्ट डे। लास्ट डे कब का? उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है। सिंपल। ये याद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? कुछ नहीं। अपने को एक्सचेंज रेट चाहिए, कौन सी लेंगे? बाइंग रेट लेंगे। कौन से दिन की बाइंग रेट? लास्ट डे की बाइंग रेट, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर टू विच द इनकम बिलोंग्स। सिंपल। यस, ये भी हो गया। चलो, बहुत बढ़िया सा एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। 3 भाई हैं, राजू भाई, श्याम भाई और बाबू भैया। इनका इक्वल शेयर है। दे आर को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी, co-owners of a house property built in May 1997 having 6 identical units। ठीक है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है पर उसमें ना 6 अलग अलग कमरे समझ लो बटे होंगे, हो सकता है। जैसे पता है, मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी थी गोवा में, वो सॉर्ट ऑफ लाइक 1 बेडरूम विला था और 6 विला थे वैसे 1 बेडरूम के सारे बिल्कुल बैक वाटर्स के किनारे, मतलब वैसा बैक वाटर्स जैसा ही कुछ लग रहा था। ओशन तो नहीं था शायद, कुछ ऐसा था, लेक टाइप का। तो 6 सेपरेट यूनिट्स हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे 6 अलग अलग यूनिट्स हैं, पर ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी एक ही है। ठीक है, हर ओनर ने एक एक घर अपने लिए रख लिया है और एक एक घर किराए पे चला दिया है। तो 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 घर लेट आउट है। को ओनर वाला बात है, को ओनर। क्या यहाँ पे हमें शेयर पता है? हाँ जी, शेयर पता है। मतलब एओपी की तरह तो ट्रीट नहीं करेंगे हम इसको, इंडिविजुअली सबके हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, अब इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली का क्या ट्रीटमेंट है? भाई सर, एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी और डिडक्शन कितने मिलेगी देखते हैं। कंडीशन फुलफिल होती तो 2 लाख की दे देंगे, नहीं दियो तो 30,000 रुपये। हाँ, आकाश सही पहचाना, 21 दिन में पैसा डबल वाला, ये वही है। इनका कोई स्कीम सेट हो गया। इन्होंने बड़ी सी प्रॉपर्टी, याद है वो जब इन्होंने एक बड़ा सा महल बनवाया था वो सेकेंड वाले पार्ट में, हेरा फेरी 2 में, ये वही महल की बात चल रही है। ठीक है, उसका रेंट कितना है? 12,000 रुपये पर मंथ मिलता है पर यूनिट। म्यूनिसिपल वैल्यू है पूरी प्रॉपर्टी की 6 लाख। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए? 40% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। बाकी के एक्सपेंसेस क्या क्या हुए? रिपेयर पे 25,000 खर्चा हुआ, वसूली पे 15,000 रुपये खर्चा हुए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 18,000 रुपये का, और घर बनवाने के लिए जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे किया 2,52,000। इसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो 3 महीने के लिए खाली थी। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। राजू भी जो है ना, वो अपने घर में नहीं रह पाया 6 महीने तक, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया था पुणे। उसका और कोई घर भी नहीं बेचारे का। अब हमें क्या करना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है फॉर द 3 ब्रदर्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। डिडक्शन 30,000 होगा लोन का। ऐसा क्यों कह रहे हो कौस्तव? $30,000 का डिडक्शन क्यों दे रहे हो? व्हाट्स योर रीजन बिहाइंड दैट? कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही? बोलो कौस्तव, बोलो, कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? अच्छा, वो तुम्हारा मैं लेट से आवाज़ पहुंचेगी। बताओ 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 बताओ, आई एम वेटिंग। यस, 1999 के पहले ही घर बन गया था, मतलब लोन भी उससे पहले लिया गया होगा। तो पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी? 30,000 की मिलेगी। 30,000 की राजू को, 30,000 की श्याम को और 30,000 की बाबू भैया को। वेरी गुड। जब इतने समझदार हो ही तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों की निकाल के मेरे को बता दो। कमेंट में मेरे को लिखो कि सर राजू की इतनी है, श्याम की इतनी है, बाबू भैया की इतनी है। फटाफट करके बताओ।
गाइस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यार, जितना टाइम तुम लोगों ने ले लिया। यार मेरे को कमेंट्स इतना भी लेट से, ऐसा नहीं तुम लोग आंसर कमेंट करो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए भाई साहब, नहीं हो पा रहा है। डू यू गाइज नीड माई हेल्प? $54,000 ईच। 54,000 ईच कैसे हो सकता है? हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है। अच्छा रुको, लेट मी चेक क्या तुम्हारा आंसर सही है। नहीं, 54,000 ईच नहीं होगा बेटा। वेट कहाँ? अच्छा अभी मैंने कंपोजिट ये वाला है ना क्वेश्चन। नहीं भाई साहब, 54,000 ईच नहीं होगा। सबका 54,000 आ रहा है, सारे कैसे गलत कर सकते हैं? चलो मिलके सॉल्व करते हैं भाई, ये तो मामला सीरियस हो गया, सबका गलत गलत आ रहा है। आ जाओ मिलके सॉल्व करते हैं साथ में भाई। चलो कोई ब्लैंक स्लाइड मिल जाती यार तो आसान हो जाता काम। ब्लैंक स्लाइड ऊपर कहीं नहीं है, लेट मी चेक। ये मिली, इसको नीचे ले आओ। कहाँ पे हैं हम? आई थिंक अभी इस क्वेश्चन पे है ना, यही क्वेश्चन है ना अपना। ये श्याम है राजू, डुप्लीकेट करो इसको। चलो लेट्स वर्क अपॉन इट नाउ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेट आउट वाला केस है ये, ठीक है। शेयर्स आर सर्टेनेबल, लेट आउट वाला केस है, तो अपने को क्या करना है, पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी को पहले एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करके उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलती है, इसको मैं वर्किंग नोट 1 बोल देता हूँ। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कैसे होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है एक्सपेक्टेड रेंट। यस,
फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट इज FRV और MV विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ कहीं स्टैंडर्ड रेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही सर। यहाँ कहीं कोई फेयर रेंटल वैल्यू है क्या? फेयर रेंटल वैल्यू नहीं भाई साहब, फेयर रेंटल वैल्यू भी मिल तो नहीं रही है। वैसे देखा जाए तो फेयर रेंटल वैल्यू के केस में हम एक्चुअल रेंट को उठा सकते हैं, पर चलो खैर वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम सीधे सीधे, क्योंकि अब एक्चुअल रेंट ही उठाना है और एक्चुअल रेंट से कंपेयर ही करना है, तो बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि FRV MV वाला चक्कर ही हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, जाने तो सीधे सीधे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक म्यूनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 6 लाख रुपए है, एक्चुअल रेंट कितनी है? एक यूनिट की 12,000 आ रही है। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक्चुअल रेंट इज 12,000 फॉर 1 यूनिट। टोटल 3 यूनिट्स लेट आउट है, करेक्ट। और एक सेकेंड, ये 12,000 एक महीने की है ना, तो अपनी एनुअल कितनी हो जाएगी? इंटू 12। एक्चुअल रेंट अपनी कितनी हो गई? 4,32,000, करेक्ट। अब इसकी जो म्यूनिसिपल वैल्यू थी वो हो जाएगी इसकी एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि ना तो हमें फेयर रेंट दिया हुआ है और ना ही हमें स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट कितनी है? वैसे तो सर पूरी प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट कितनी है? 6 लाख है, लेकिन आधी ही प्रॉपर्टी तो लेट आउट करी थी, तो इसका मतलब 3 लाख हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। ये मैं क्या कर रहा हूं अभी? लेट आउट पोर्शन का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अभी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का नहीं किया, उस पोर्शन पे हम गए ही नहीं, अभी लेट आउट पोर्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर बिकम्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू, करेक्ट। इट बिकम्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन नहीं, यहां पे वैकेंसी वाला केस है, याद है वैकेंसी अलाउंस के केस में कैसे निकालते हैं जीएबी, कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो वैकेंसी का क्लेम नहीं मिलता, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो वैकेंसी का क्लेम मिलता है। याद है कि नहीं ये बात? याद है ना? तो वैकेंसी अलाउंस मिलेगा हमें यहां पे, लेस वैकेंसी अलाउंस। इसमें से हायर कौन है? 4,32,000 हायर है। इसमें से वैकेंसी अलाउंस कितने का मिल जाएगा? 3 महीने का, एक यूनिट का 3 महीने का। तो 12,000 रुपए एक यूनिट का 1 महीने का मिलता था, एक यूनिट का 3 महीने का कितना हो गया? 12,000 इंटू 3, 36,000, करेक्ट। अब ये क्या आ गया? ये अपना जीएवी आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितनी आई भाई साहब? 432 माइनस 36, 3,96,000। सही है? यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हो? अब आ जाओ, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस की छूट मिलेगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी कितना लगेगा? 50% पे लगेगा। मतलब भाई टैक्स तो उसने पूरे पे किया होगा, पर छूट कितने की मिलेगी? सिर्फ 50% की मिलेगी। अभी 50% ऑफ रुपीज 2,40,000 कितना आया? 1,20,000। 240 कहां से आया दिखा दूं एक बार। म्यूनिसिपल वैल्यू 6 लाख थी, 40% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू वाज म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, सो 40% ऑफ 6 लाख इज 4 6 24, 2,40,000। उसी 2,40,000 का हमने 50% लिया। क्यों? क्योंकि आधी प्रॉपर्टी लेट आउट है। अभी हम लेट आउट वाले पोर्शन का वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं गए अभी हम, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस घटा दिया, क्या आ गया हमारे पास? एनएवी आ गई भाई साहब। एनएवी कितनी आई? 3,96,000 माइनस 1,20,000, दिस विल कम टू 2,76,000। यस, कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बताना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक करूंगा तो। इसमें से हमें क्या मिलेगा? लेस डिडक्शन
ऐसा करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, एक ही पेज पे ज़्यादा हॉच पॉच नहीं करना चाहिए। NAV कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन फ्रेश पेज पे करते हैं बिल्कुल। NAV ब्रॉड फॉरवर्ड कितनी थी NAV भाई साहब? 2,76,000, 2,76,000। और किस चीज़ की छूट मिलेगी? और सर हमें डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में डिडक्शन कितना मिलता है? 30% ऑफ NAV। तो 2,76,000 का 30% निकालिए, कितना आएगा? 82,800। ये क्या हुआ यार? ओह सॉरी, हाँ कितना आ रहा है? 82,800, 82,800। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। तो भैया ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्या यहाँ भी 1,20,000 या सॉरी यहाँ भी 2 लाख रुपये या 30,000 रुपये वाली लिमिट है? कोई नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट पे किया पूरे की छूट मिलेगी। पर ये जो आपने इंटरेस्ट पे किया है 2,52,000 का, उसके सिर्फ 50% पे आप छूट ले पाएंगे अभी। क्यों? क्योंकि लेट आउट पोर्शन तो आधा ही है, आधा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो लेट आउट की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेट आउट का क्लेम ले लीजिए। 50% ऑफ 2,52,000 दैट इज 1,26,000। घटा लो, क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई क्या? आ तो गई सर, लेकिन सिर्फ लेट आउट पोर्शन की आई, लेट आउट पोर्शन की आई। कितनी आई सर? 2,76,000 माइनस 82,800 माइनस 1,26,000, सब घटाने बढ़ाने के बाद अपने को क्या मिला? 67,200। ठीक है, यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हो? कोई तकलीफ तो नहीं? चलो, तो शेयर ऑफ ईच को ओनर, शेयर ऑफ ईच को ओनर कितना हुआ? 1/3 होगा, 3 को ओनर्स है। 67,200 का 1/3 कर लो, 22,400 आएगा। ठीक है, ये किस में शेयर हो गया? लेट आउट पोर्शन की इनकम में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट स्लाइड, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। इसी तरीके से अब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के बारे में कैलकुलेशन करेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर पूरी की पूरी एक ही होती तो उसका हम सेपरेटली कैसे, वैसे अच्छा नहीं सेपरेटली मत करो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अपने को एक प्रॉपर्टी की तरह नहीं करना है। वहाँ पे अपने को हर ओनर को 30,000 का छूट देनी है, 30,000 तक की, 30,000 तक की। रुको चलो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सेपरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको इरेज कर लें पहले। लेट मी क्रिएट अ क्लियर ग्राउंड। चलो, अब बात करें हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन ये क्या था? ये सारा लेट आउट पोर्शन था। इसको कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं लेट आउट पोर्शन। ये लेट आउट पोर्शन, इसको हाईलाइट कर दें थोड़ा सा ऐसे, लेट आउट पोर्शन। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो है इसमें हमको क्या करना है? अलग अलग कैलकुलेट करना है, A, B, C। ठीक है, सबसे पहले तो NAV क्या होगी? सर NAV नील हो जाएगी, कोई NAV रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सबने एक एक हाउस प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी हुई है। एक घर में रहने का अधिकार तो सबको है। इसमें से क्या कोई छूट मिलती है? हाँ सर, एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24B। कितने की मिलनी चाहिए सर?
गवर्नमेंट कहती है 30-30 हज़ार तक की तीनों को मिलेगी। क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ऐसे ही मिल जाती है? नहीं बेटे, ये ऐसे ही नहीं मिलती। लेकिन जो इनके शेयर का इंटरेस्ट ऑफ लोन है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रुको, इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग और कर दी जाए, साफ सुथरा काम करा जाए, ताकि तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन ना आए। देखो इसके अंदर ना अपन एक लाइन खींच के थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट पेड या ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट तो वैसे भी मिल जाती है छूट, कितना था सर? 2,52,000 था। ठीक है, अब इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन का निकाला जाए तो कितना आएगा बेटा, जरा बताना। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन का, क्योंकि लेट आउट वाले पोर्शन का तो क्लेम हम ले चुके हैं, हाफ आएगा ना, 252 का हाफ कितना आएगा? 126, 1,26,000। अब क्या करना है अपने को? सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में शेयर ऑफ ईच ओनर निकालना पड़ेगा। शेयर ऑफ ईच ओनर कितना आएगा? 1,26,000 को डिवाइड करो 3 से। लेट आउट में भी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला रूल अप्लाई होगा सर, पार्टली सेल्फ एंड पार्टली लेट आउट है ना। कौस्तभ, यहाँ पे क्या है कि 6 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, 6 अलग अलग यूनिट्स है, उसमें कहीं पार्टली लेट आउट नहीं है। 6 अलग अलग घर हैं प्रॉपर, जिसमें से एक में बंदा रह रहा है, एक को उसने किराए पे लगा रखा है। इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स है, इसलिए ये पार्टी वाला केस यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा है, 42,000 आ रहा है। क्लियर? लेकिन क्या अपने को 42,000 का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं। सो बट restricted to max 30K पर हेड। तो अपने को 24 की डिडक्शन कितने की मिलेगी? 30-30 हज़ार की मिल जाएगी सर, तीनों को 30-30 हज़ार की मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखी जाए तो तीनों की कितनी हुई? -30। ठीक, यही हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्या ये इनकम फ्रॉम, एक सेकेंड दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि अलग से दिखाई तो दे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा इसमें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से पोर्शन की? सेल्फ ऑक्यूपाइड के पोर्शन की। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन की। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? बस एक छोटा सा काम बचा है भाई साहब। रुको जरा देखें, ऊपर कोई ब्लैंक शीट है तो फिर से एक लेके आते हैं पकड़ के। यहाँ नीचे कहाँ गई भाई? ये मिली ब्लैंक शीट, इसको करो डुप्लीकेट, इसको पकड़ के लाते हैं नीचे। कहाँ गया कैलकुलेशन? ये रहा, ये नहीं, नीचे नीचे और नीचे, ये रहा। ठीक है, अब अपने को क्या मिल गया? लेट आउट पोर्शन का भी पता चल गया सिस्टम, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी पता चल गया। अब क्या करना है अपने को? बस दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पे लिखो A, B, C। यहाँ इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम लेट आउट पोर्शन लिखते हैं पहले। लेट आउट पोर्शन से कितना था सर? 22,400 ईच। 22,400 each, 22,400 each। Income from house property self-occupied portion। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना था? 30-30 हज़ार रुपये नेगेटिव था। चलो
30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस और 30,000 का लॉस। दो -7,600 -7,600 -7,600, this is your final income from house property for A, B and C। कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, ऑल गुड। वैसे एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बट आई रैप इट अप फॉर टुडे। रात हो गई है, घर से मेरे वार्निंग कॉल आना चालू हो जाएगा। कॉम्पोजिट रेंट का छोटा सा टॉपिक है, ये करवाना है। सो दिस वी आर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास। आपको मैं पीपीटी में दे ही दे रहा हूँ, तो आप इसको रिवाइज भी पढ़ के भी आ सकते हो थोड़ा सा चाहो तो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल रैप अप द क्लास नाउ। Thank you for being such a nice class of students. See you guys again day after tomorrow, and do not forget to pay the second installment of your EMI of this class fees. Thank you so much guys. Bye bye.